तो मैं आज कुछ सोच रही थी। हम जब भी भौतिक दुनिया की किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे कि एक हथौड़ा ले लीजिए या एक कुर्सी। हाँ बिल्कुल। उनका जो मूल डिजाइन है ना, वो सदियों से लगभग एक जैसा ही है। मतलब एक कुर्सी हमेशा कुर्सी जैसी ही दिखती है, लेकिन जैसे ही हम डिजिटल दुनिया में आते हैं, नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। एकदम सही कहा, वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। वही तो, वो एप्स जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वे हर 2-3 साल में अपना रूप पूरी तरह से बदल लेते हैं। कभी स्क्रीन असली लकड़ी जैसी दिखती है, तो कभी बिल्कुल सपाट कागज जैसी। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, भौतिक दुनिया में जो स्थिरता है वो हमारे दिमाग को सुकून देती है। एक परिचित एहसास। बिल्कुल, लेकिन डिजिटल इंटरफेस लगातार विकसित हो रहा है और इसका कारण सिर्फ नई स्क्रीन्स या तेज चिप्स नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान का दिमाग मशीनों के साथ कैसे जुड़ता है। अच्छा, तो ये मनोविज्ञान से जुड़ा है। हाँ, डिजाइन का हर नया चरण, मेरा मतलब है हर नया ट्रेंड, किसी ना किसी पुरानी मनोवैज्ञानिक बाधा को दूर करने की कोशिश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विषय है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी मनोवैज्ञानिक और तकनीकी यात्रा को डिकोड करना है। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो डिजाइन की दुनिया में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। सही कहा। और आज की इस चर्चा का आधार एक बहुत ही शानदार स्रोत है। हम डिजाइन यूजर इंटरफेस नामक किताब के चैप्टर 24 डिजाइन स्टाइल्स पर चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर मोबाइल ऐप डिजाइन शैलियों के विकास को समझने के लिए एक मास्टर क्लास है। एकदम। और जो भी श्रोता इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, वो इस किताब को खरीद सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में https:/hypeforacademy.com/ui book लिंक दिया है। हाँ, और वहाँ एक QR कोड भी है। बिल्कुल, आप बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक के QR कोड को स्कैन करके डिजाइन यूजर इंटरफेस किताब सीधे खरीद सकते हैं। और हाँ, अधिक तकनीकी डिजाइन ब्रेकडाउन और करियर निर्माण सामग्री के लिए हमारे शो को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। ओह, वो टच स्क्रीन की शुरुआत वाले दिन। हाँ, जब पूरी दुनिया पहली बार बिना बटनों वाले फोन से परिचित हो रही थी। उस समय डिजिटल दुनिया पर स्कीवोमॉर्फिज्म का राज था। स्कीवोमॉर्फिज्म? नाम तो बहुत भारी भरकम है ना? लेकिन असल में इसका मतलब बहुत सीधा है, वास्तविक दुनिया की चीजों की हूबहू डिजिटल नकल करना। मतलब जैसे वो पुरानी डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें सचमुच की लकड़ी की अलमारियां दिखती थीं। एकदम सही। किताबों के नीचे असली लगने वाली परछाइयां, चमक, सब कुछ होता था। नोटपैड ऐप में पीले पन्ने और नकली चमड़े की सिलाई तक होती थी। पर एक बात बताइए, क्या ये सिर्फ स्क्रीन को सुंदर दिखाने के लिए था? मतलब सिर्फ दिखावा? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है ये सिर्फ सजावट थी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य था। अच्छा, वो क्या? सोचिए, उस समय टच स्क्रीन आम लोगों के लिए एक बिल्कुल नई और थोड़ी डरावनी तकनीक थी। जो लोग तकनीक में ज्यादा पारंगत नहीं थे, उनके लिए एक सपाट कांच की स्क्रीन बहुत भ्रामक थी। हाँ, उन्हें कैसे पता चलता कि स्क्रीन पर कहाँ छूना है और कहाँ नहीं? बिल्कुल, तो स्क्यूमॉर्फिज्म का लक्ष्य उसी डर को कम करना था। जब यूजर ने चमड़े या लकड़ी जैसी स्क्रीन देखी, तो दिमाग ने तुरंत उस आकार को पहचान लिया। ओह, मैं समझ गई। तो यूजर बिना किसी निर्देश के समझ गया कि किताबें इस लकड़ी की अलमारी में ही रखी जाएंगी। हाँ, इसने प्रवेश की बाधा को बहुत कम कर दिया। ये तो बिल्कुल साइकिल के ट्रेनिंग व्हील्स की तरह लगता है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो छोटे पहिए सुरक्षा का एहसास कराते हैं। बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन एक बार जब आपको संतुलन बनाना आ जाता है, तो वही ट्रेनिंग व्हील्स बहुत अजीब और भारी लगने लगते हैं। वो आपकी गति धीमी कर देते हैं। बिल्कुल। और डिजिटल दुनिया में भी यही हुआ। जैसे जैसे साल बीते, लोग स्मार्टफोन्स के अभ्यस्त हो गए। अब किसी को चमड़े की सिलाई की जरूरत नहीं थी ये समझने के लिए कि ये एक नोटपैड है। तो यूजर्स तो बोर हो गए, लेकिन डिजाइनर्स का क्या? क्या उन्हें ये पसंद था? बिल्कुल नहीं। डिजाइनर्स और डेवलपर्स के लिए स्क्यूमॉर्फिज्म एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। सच में? इसमें मुख्य समस्या क्या की? सबसे बड़ी समस्या थी इसे कोड करने की कठिनाई। हर छोटे तत्व, हर परछाई, हर बनावट के लिए एक अलग बिटमैप छवि की आवश्यकता होती थी। बाप रे, तो मतलब एप्स बहुत भारी हो जाते होंगे। बहुत भारी। आज के समय में इस डिजाइन शैली को डिजाइनर्स के बीच उसी तरह मजाक का विषय माना जाता
जैसे फॉन्ट्स की दुनिया में कॉमिक सेंस को माना जाता है। हाँ, कॉमिक सेंस। तो जब लकड़ी और चमड़े का डिजाइन पुराना हो गया तो पेंडुलम पूरी तरह से दूसरी तरफ झूल गया होगा। बिल्कुल, और तब उदय हुआ फ्लैट डिजाइन का। ये स्क्यूओमॉर्फिज्म का बिल्कुल विपरीत था। पूरी तरह से मिनिमलिज्म, है ना? हाँ, यथार्थवाद की कोई जगह नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई नकली चमक नहीं, और सबसे अहम बात, इसमें जेड एक्सिस यानी गहराई को हटा दिया गया। सब कुछ एकदम सपाट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मेट्रो यूआई था। एकदम सही उदाहरण है। सिर्फ चमकीले रंग के ब्लॉक्स और साफ टेक्स्ट। देखिए, बिना परछाई के डिजाइन तो बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित लगता है, तो फिर इसमें क्या खराबी हो सकती है? साफ सफाई तो अच्छी बात है ना? देखने में साफ होना और इस्तेमाल करने में आसान होना, ये दो अलग बातें हैं। फ्लैट डिजाइन को सही तरीके से बनाना बहुत ही कठिन काम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके पास परछाइयां या 3D प्रभाव नहीं होते, तो आपको पूरी तरह से टाइपोग्राफी, स्पेसिंग और रंगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके 100% सटीक हुए बिना डिजाइन काम नहीं करता। और अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो स्क्रीन पर अराजकता फैल जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूजेबिलिटी अध्ययनों से पता चला है कि फ्लैट डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स को उपयोग करना 22% तक धीमा हो सकता है। रुको, क्या 22% धीमा? इतने साफ डिजाइन के बावजूद गति धीमी क्यों हो जाती है? इसका कारण हमारा विजुअल प्रोसेसिंग है। जब सब कुछ एक ही समतल पर हो तो दिमाग को यह पहचानने में ज्यादा समय लगता है कि क्या पढ़ने के लिए है और क्या क्लिक करने के लिए। अच्छा, मतलब कंटेंट और बटन्स में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मान लीजिए एक नीला बॉक्स है। दिमाग को यह तय करने में अतिरिक्त मिलीसेकंड लगते हैं कि यह सिर्फ एक हेडिंग है या दबाने वाला बटन। इसी भ्रम में 22% समय बर्बाद होता है। ओह, अब मैं समझी। तो वो जो ट्रेनिंग व्हील्स हमने हटा दिए थे, उनकी थोड़ी बहुत जरूरत अभी भी थी। बिल्कुल, और इसी कमी को दूर करने के लिए 2014 में गूगल ने एक नया सिस्टम पेश किया, मटेरियल डिजाइन। हाँ, मटेरियल डिजाइन। इसका मूल सिद्धांत डिजिटल पेपर था, है ना? जेड एक्सिस पर एक क्रम बनाती है। एक सेकंड रुको, अगर हम फिर से परछाइयां वापस ला रहे हैं तो क्या ये स्क्यूओमॉर्फिज्म की तरफ वापस लौटना नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। स्क्यूओमॉर्फिज्म भौतिक वस्तुओं की नकल कर रहा था, जैसे लकड़ी, लेकिन मटेरियल डिजाइन भौतिक विज्ञान के नियमों की नकल करता है। अच्छा, मतलब रोशनी और गहराई के नियमों की। हाँ, जो कागज की परत यूजर के करीब होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसमें रोबोटो फॉन्ट और 500 नंबर वाले बेस रंगों का सख्त उपयोग होता है। ये तो एक सख्त नियम पुस्तिका जैसा लगता है, लेकिन मुझे याद है इसके बाद हर ऐप एक जैसा ही दिखने लगा था। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। हर ऐप एक दूसरे का क्लोन लगने लगा, सबकी पहचान खो गई। तो अगर मटेरियल डिजाइन एक सख्त स्कूल यूनिफॉर्म की तरह था, तो उसके बाद जो आया वो शायद कैजुअल फ्राइडे रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। और उस कैजुअल फ्राइडे का नाम था मॉडर्न डिजाइन। ये फ्लैट और मटेरियल का मिश्रण है, लेकिन ये गूगल के सख्त नियमों को तोड़ता है। नियमों को कैसे तोड़ता है? ये दिखने में कैसा होता है? सबसे बड़ा बदलाव परछाइयों में था। काले या स्लेटी रंग के बजाय मॉडर्न डिजाइन में बहुत ही हल्की और रंगीन परछाइयों का उपयोग किया जाता है। ओह, मतलब डार्क प्राइमरी कलर पर आधारित रंगीन परछाइयाँ। हाँ, जो डिजाइन को बहुत ताजा लुक देती हैं। और इसके साथ ही गोल किनारों का यानी राउंडेड कॉर्नर्स का बहुत उपयोग होता है। हाँ, मैंने देखा है। गोल आकार यूजर्स को अधिक अनुकूल और कम डरावने लगते हैं, है ना? एकदम सही। और यहीं से डिजाइन की कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। इन गोल आकृतियों के साथ प्रयोग करते करते न्यूमोफॉर्मिज्म का जन्म हुआ। न्यूमोफॉर्मिज्म, ये वो सॉफ्ट उभरे हुए प्लास्टिक जैसा दिखने वाला डिजाइन है ना? हाँ, बिल्कुल वही। ये स्क्यूमोर्फिज्म और मिनिमलिज्म का एक हाइब्रिड है। मुझे हमेशा से ये जानना था कि स्क्रीन पर ये उभरे हुए प्लास्टिक का भ्रम आखिर पैदा कैसे किया जाता है। इसके नियम बहुत सख्त हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि पेज का बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड बिल्कुल एक ही रंग का होना चाहिए। एक ही रंग? और क्या वो पूरा सफेद या काला हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको दो तरह की परछाइयां दिखानी होती हैं। ऊपर बाईं ओर एक हल्की परछाई और नीचे दाईं ओर एक गहरी परछाई। अच्छा, तो अगर रंग पूरा सफेद होगा तो हल्की सफेद परछाई तो दिखेगी ही नहीं। सही पकड़े। इसलिए हल्का नीला या ग्रे रंग इस्तेमाल होता है। इससे उभरा हुआ या अंदर धंसा हुआ लुक मिलता है। ये देखने में तो बहुत ही कूल और भविष्यवादी लगता है। तो क्या हमें इसे हर जगह, मतलब बटनों पर भी इस्तेमाल करना चाहिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बटनों के लिए न्यूमॉर्फिज्म बहुत भयानक है। सच में?
क्यों? क्योंकि इसकी किनारों का कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होता है। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए एक दुष्स्वप्न है। मतलब कमजोर दृष्टि वाले लोगों के लिए इसे इस्तेमाल करना मुश्किल होता होगा। हाँ, और पुराने स्क्रीन्स पर भी ये समझ ही नहीं आता कि बटन सामान्य स्थिति में है या उसे दबा दिया गया है। ओ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर इसका सही उपयोग क्या है? कार्ड्स पर इसे मुख्य रूप से उत्पाद कार्ड्स के बैकग्राउंड के रूप में सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब डिजाइन पहले बिना न्यूमोफिक प्रभाव के भी स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, वो सिर्फ एक आभूषण होना चाहिए, डिजाइन का आधार नहीं। समझ गए। चलिए अब रंगों से हटकर अंधेरे की ओर चलते हैं। डार्क मोड एप्पल ने 2019 में से पेश किया था। हाँ, और इसके साथ एक बहुत बड़ा भ्रम भी फैल गया। लोगों को लगता है डार्क मोड हमेशा बैटरी बचाता है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने तो यही सुना था। ये सच है, लेकिन केवल OLED स्क्रीन्स पर, और वो भी तब जब असली काले रंग का इस्तेमाल हो। असली काला मतलब हेक्स कोड #000000। एकदम सही, क्योंकि सिर्फ उसी रंग पर OLED पिक्सल पूरी तरह से बंद होते हैं। लेकिन असली काले रंग पर सफेद टेक्स्ट पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है। कंट्रास्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, इससे आंखों में चुभन हो सकती है। इसलिए ज्यादातर डिजाइनर्स डार्क ग्रे का उपयोग करते हैं। अच्छा, तो अगर वो डार्क ग्रे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊर्जा की बचत तो नहीं हो रही होगी? बिल्कुल नहीं, वो केवल सुंदरता के लिए है, बैटरी बचाने के लिए नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ा भ्रम टूट गया। अच्छा, डार्क मोड के अलावा मैंने एक और ट्रेंड देखा है, अल्ट्रा मिनिमलिज्म। हाँ, जो ई-इंक स्क्रीन्स और मिनिमलिस्ट फोन में देखने को मिलता है। इसमें तो रंग और परछाइयाँ कुछ भी नहीं होती, सिर्फ मोनोक्रोम टेक्स्ट होता है। मुझे लगता है यह स्मार्टफोन की लत से लड़ने का एक तरीका है। सही कहा, ये इंटरफेस फीड आधारित न होकर पूरी तरह से उपकरण आधारित है। लेकिन इसे डिजाइन करना तो सबसे मुश्किल होगा ना? इसमें तो गलतियां छिपाने के लिए कोई सजावट ही नहीं है। बिल्कुल, ये बिना किसी सुरक्षा जाल के करतब दिखाने जैसा है। आपको टाइपोग्राफी और स्पेसिंग पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। तो लकड़ी की अलमारियों से लेकर अल्ट्रा मिनिमलिज्म तक, एक बात तो साफ है कि ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं। हाँ, ये एक पेंडुलम की तरह हैं जो एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। तो नए डिजाइनर्स को क्या करना चाहिए? क्या हर नए ट्रेंड के पीछे भागना चाहिए? नहीं, असली बात शैली नहीं है, बल्कि ग्रिड, टाइपोग्राफी और रंगों की गहरी समझ है। और यूजर को समझना जरूरी है। यदि आपके यूजर बुजुर्ग हैं तो उन्हें आज भी लकड़ी की अलमारियों वाला स्कियोमॉर्फिज्म ही ज्यादा आसानी से समझ आएगा। बिल्कुल, यूजर सबसे पहले आता है। वैसे इस किताब में नए लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन अभ्यास भी दिया गया है। हाँ, वो प्रोडक्ट कार्ड वाला अभ्यास। हाँ, श्रोताओं को एक साधारण प्रोडक्ट कार्ड लेना चाहिए और उसे इन सभी डिजाइन शैलियों में स्कियोमॉर्फिज्म, फ्लैट, मटेरियल, मॉडर्न और न्यू मॉर्फिज्म में डिजाइन करके देखना चाहिए। ये बहुत ही शानदार तरीका है अपने कौशल को निखारने का। तो पेंडुलम तो ऐसे ही झूलता रहेगा, लेकिन मेरे मन में एक अंतिम विचार आ रहा है जो थोड़ा भविष्यवादी है। बताइए, क्या विचार है? हम मानकर चल रहे हैं कि इंटरफेस एक विजुअल स्क्रीन पर ही होगा, लेकिन सोचिए, क्या भविष्य का बेहतरीन इंटरफेस वो होगा जिसमें स्क्रीन हो ही नहीं? ओह, आपका मतलब वॉइस कमांड या सीधे दिमाग से चलने वाले न्यूरल इंटरफेस से है? एकदम वही। जब देखने के लिए स्क्रीन ही नहीं होगी तो क्या ये सभी डिजाइन शैलियां इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। बिना स्क्रीन के हम पदानुक्रम और डिजाइन को कैसे महसूस करेंगे? ये सोचने वाली बात है ना? श्रोताओं के लिए ये एक अच्छा विचार है जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। बहुत ही मजेदार चर्चा रही। और मैं एक बार फिर याद दिला दूं, डिजाइन यूजर इंटरफेस किताब जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है http://hypeforacademy.com/UI book और आप वहां दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और हाँ, हमारे शो को फॉलो करना ना भूलें। बिल्कुल, अधिक तकनीकी डिजाइन ब्रेकडाउन और करियर निर्माण सामग्री के लिए हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे